मैया के लकड़बग्घ और पापा की परियों को मेरा सप्रिय नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम का थर्ड लेक्चर अबाउट सिलेंट्रेट्स। हमने पिछले 2 लेक्चर में पहले तो एनिमल किंगडम के प्लेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन किया, उसके अगले लेक्चर में हमने पॉरीफेरा के बारे में किया। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सिलेंट्रेट्स के बारे में। सिलेंट्रेट्स अपना जो सबसे सेकंड फाइलम है एनिमल किंगडम में का सेकंड नंबर का फाइलम जो आता है वो है सिलेंट्रेट्स। पॉरीफेरा के ये बाद आता है। इसको हम लोग निडारिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम निडारिया भी कह के बुलाते हैं। सिलेंट्रेट्स को अगर हम निडारिया भी कह के बुलाते हैं, क्योंकि ठीक है ना, अगर आपको एमसीक्यू में पूछा गया कि निडारिया निडारिया और आपको कंफ्यूज हो रहा है कि आप सिलेंट्रेट और निडारिया में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होइएगा नहीं। निडारिया सिलेंट्रेट एक ही चीज होती है। निडारिया और सिलेंट्रेट एक ही चीज होती है। बहुत बार क्या होता है, एनसीईआरटी आपका नीट वाले एनटीए वाले मोस्ट प्रोबेबली सिलेंट्रेट ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल नाम इसका सिलेंट्रेट्स ही है। निडारिया इसका जैसे बोलते हैं ना, घर में किसी का नाम मिथिलेश रहता, किसी का नाम क्या कहते आपका राजेश रहता, तो आप लोग उसको राजू बुलाते, मिट्ठू बुलाते, वैसा। तो ये मिट्ठू जैसे कि ये राजू मिट्ठू, ये कैसे ये इसका उर्फ वाला नाम हो गया, एलियस नाम हो गया। और सिलेंट्रेट इसका जो हो गया, ये इसका मेन नाम हो गया, है ना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रेट्स। इट इज रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल से मेरा क्या अर्थ है कि भैया इसको अगर मैं बॉल, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं एक बॉल लूँ तो बॉल को अगर मैं ऐसा काटूँ या ऐसा काटूँ या ऐसा काटूँ, वो 2 बराबर हिस्सों में ही कटने वाला है। उसको मैं अगर ऐसा भी काटूँ तो वो ऐसे ही कट, यही हिस्से में कटेगा, और उसको मैं अगर ऐसा भी काटूँ तो इक्वल हिस्से में ही कटेगा, ठीक है ना। वो होता है रेडियली सिमेट्री। फिर उसके बाद अगला आता है ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, यानी अपना ऑर्गेनाइजेशन के अपन ने 4 देखे थे लेवल, सेलर लेवल, टिश्यू लेवल और आपका ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जब एक साथ कई सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल एग्रीगेट होके एक साथ जुड़ जाते हैं, उसको अपन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसे अपन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका डिप्लोब्लास्टिक रहता है। डिप्लोब्लास्टिक यानी आपका जो कैविटी रहती है उसको सिर्फ 2 लेयर ही कवर करती है, एक एक्टोडर्म और एक आपका एक एक्सोडर्म। एक्सोडर्म आपकी बाहर रहती है, एक्टोडर्म आपकी अंदर रहती है, और बीच बीच में आपकी पैचेज वाले में मिजोग्लिया रहती है, ठीक है ना जी। उसके बाद अगला आता है ये एसिलोमेट है। एसिलोमेट होने का अर्थ ये है कि इसमें कैविटी, जो मेन सीलम वाली कैविटी है वह एब्सेंट रहती है। मेन सीलम वाली कैविटी जो रहती है वह एब्सेंट रहती है। ये हो गया सिलेंट्रेट्स के बारे में उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन वाली प्रॉपर्टीज। क्या क्या हो गई कि भैया ये जो है आपके ये निडारिया या आपके निडारिया या सिलेंट्रेट जो रहते हैं ये आपके रेडियली सिमेट्री, यानी किसी भी एक हिस्से में काटो तो बराबर ही कटने वाले हैं। बीच में से काटेंगे तो बराबर 2 हिस्सों में ही कटेंगे, ऐसा काटेंगे, आड़ा काटेंगे, खड़ा काटे। फिर उसके बाद वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं, डिप्लोप्लास्टिक रहते हैं और एसिलोमेट रहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि भैया ये जो होते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट जो होती है, इसके पास एक नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट या स्टिंगिंग कैप्सूल, यानी ये 3 एक ही चीज का नाम है, उसका एक ऑर्गन रहता है। क्या? नीडोप्लास्ट, नीडोसाइट, स्टिंगिंग कैप्सूल इसके अंदर रहता है फॉर फूड एंकरेज एंड प्रोटेक्शन। यानी इनका कहने का अर्थ ये है कि सिलेंट्रेट की बॉडी के ऊपर एक कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल रहता है, जिसको अपन नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ इस तरह से रहती है, ये कुछ इस तरह से रहती है, जो आपके फूड को पकड़ने, समझ लीजिए मेरा ये फूड है, ये इरेजर जो है मेरा ये फूड है, और ये मेरे नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स है। तो ये जो क्या रहेगा, ये ऐसा आएगा, तो ये फूड को एंकरेज करने में मदद करेगा। और समझ लीजिए अब ये मेरा कोई टर्बो है, मेरे को हार्मफुल चीज है जो मेरे को ये हार्म कर सकता है, ये जानवर है जो मुझे हार्म कर सकता है। तो ये क्या करेगा, मैं इसके ऊपर ऐसा ये टॉक्सिन छोड़ दूंगा, मैं उसके ऊपर ऐसा ये टॉक्सिन छोड़ दूंगा, जिसकी वजह से ये मर जाएगा, जिसकी वजह से ये मर जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये किस तरह के काम आ सकता है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट जो रहते हैं आपके स्टिंगिंग कैप्सूल और आपके जो नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट या स्टिंगिंग कैप्सूल जो रहते हैं वो आपके फूड एंकरेज और प्रोटेक्शन में काम आते हैं, फूड एंकरेज और प्रोटेक्शन में काम आते हैं। Thus, the neuroblast is also known as organ of defense and offense। यानी न्यूरोब्लास्ट या स्टिंगिंग कैप्सूल एंड नीडोसाइट, न्यूरोब्लास्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल, नीडोसाइट को हम ऑर्गन ऑफ ऑफेंस डिफेंस भी कहते हैं। ऑफेंस डिफेंस के शब्द पे आप नजर डालिए और इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पे लक्ष्य केंद्रित कीजिए। कहना इनका यह है कि ऑफेंस एंड डिफेंस, डिफेंस यानी अपने आप को बचाना, और ऑफेंस यानी अपना
अपने आप किसी पे हमला करना। डिफेंस यानी अपने आप को बचाना, और ऑफेंस यानी अपने किसी पर हमला करना। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अपनी आर्मी की कैसी स्ट्रेटेजी रहती है, कभी वो डिफेंसिव रहती है, कभी वो ऑफेंसिव रहती है। पाकिस्तान बॉर्डर पे वो ऑफेंसिव रहती है और चाइना बॉर्डर पे वो डिफेंसिव रहती है, या वैसा वर्सा कर सकती है ना जी। तो ये इस तरह से एक आपका एक अपने आप को प्रोटेक्टिव टर्म रहता है कि डिफेंस यानी अपने आप को संरक्षित करना, बचाना, और ऑफेंस यानी सामने वाले दुश्मन पे वार करना। तो न्यूरोब्लास्ट भी वैसा ही करता है। अगर सामने का दुश्मन अपने आप से बड़ा हो तो वह डिफेंस की प्रॉपर्टी वापरेगा जिसमें अपने आप की रक्षा करेगा, और वह अगर सामने का दुश्मन छोटा है तो वह ऑफेंस की प्रॉपर्टी वापरेगा जिससे वह सामने के दुश्मन को निस्तानाबूद कर सकता है, उसे वह अपना खत्म कर सकता है। ठीक है ना जी। ये हो गया तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन निडारिया फॉर स्टोरिंग टॉक्सिन्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर टॉक्सिन्स रहता है, जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहती है, पार्डन में अगर मैंने गलत बोला होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहती है जिसके अंदर टॉक्सिन्स को स्टोर किया जाता है। कहने का अर्थ समझिए, क्या रहता है कि भाई आपके जो सिलेंट्रेट्स रहते हैं उनको अपन ने अभी जस्ट देखा कि वो ऑफेंसिव डिफेंसिव प्रॉपर्टी करते हैं। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव प्रॉपर्टी के लिए उनके पास थोड़ी ना चक्कू, छुरी, गोली, बंदूक, AK-47 ये सब चीजें रहेंगी भैया। उनको कुछ टॉक्सिन छोड़ने पड़ेंगे, उनको कुछ जहरीले टॉक्सिन छोड़ने पड़ेंगे, या तो वो अगर वो ऑर्गेनिज्म उससे छोटा हो तो वो मर जाए, ऑर्गेनिज्म उससे बड़ा हो तो वो लकवा मार के, पैरालाइज होके, या स्ट्रोक से वो ऑर्गेनिज्म मर जाए, धीरे धीरे होके मरे, अधमरा सा हो जाए, है ना जी। तो उसके लिए उसको टॉक्सिन लगते हैं, और यह टॉक्सिन कहाँ स्टोर होते हैं, ये होते हैं उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। ये स्टोर होते हैं उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में स्टोर होते हैं। ये पॉइंट को नोट कर लिया जाए। आपको पूछा जा सकता है कि सिलेंट्रेट्स के अंदर टॉक्सिन्स को कहाँ स्टोर किया जाता है। सिलेंट्रेट्स के अंदर टॉक्सिन्स को उसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में स्टोर किया जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में टॉक्सिन्स को स्टोर किया जाता है सिलेंट्रेट से निडारिया के अंदर। ये आप डायग्राम की मदद से मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अपना एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, एक निडारिया का। इसमें आप ये क्या देख सकते हैं, ये आप इस पे आपके नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट, स्टिंगिंग कैप्सूल, ये तीन चीज देख सकते, ये एक ही चीज है। इसको स्लैश कर देता मैं। हाँ, ये चीज आप देख सकते हैं जो उसके टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा ऑफेंसिव डिफेंसिव प्रॉपर्टी को अपनाते हुए। लेकिन ये टॉक्सिन को स्टोर कहाँ कर रहा है, ये होती है उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये होती है इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना जी। इसके अंदर ये उसके टॉक्सिन्स को स्टोर करता है। ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, इसका माउथ जो होता है हाइपोस्टोम में प्रेजेंट रहता है अलॉन्ग विद गैस्ट्रोवेस्कुलर ओपनिंग। माउथ इज प्रेजेंट इन द हाइपोस्टोम अलॉन्ग विद द गैस्ट्रोवेस्कुलर ओपनिंग। ये हाइपोस्टोम क्या चीज रहती है, हाइपोस्टोम जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। अगर मैं आपको डायग्राम में जूम इन करके दिखाऊं, अपन ने सब पॉइंट के डायग्राम बना के रखे हैं, और जो पॉइंट के डायग्राम ने उसको हिंदी में अपन ने अनुवाद करके रखा है। ठीक है ना जी। आपको समझने के लिए कोई भी तरह की मुश्किल न हो, ये मैंने बात को एकदम वो करके रखा है, मेक श्योर करा है कि समझने में किसी तरह की कोई मुश्किलात ना पैदा हो। ठीक है ना जी। तो आप देख सकते हैं कि ये एक नीडोप्लास्ट का एक एडवांस स्ट्रक्चर है, सॉरी निडारिया सिलेंट्रेट का एक एडवांस स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि भैया ये इसके नीडोसाइट्स हो गए, नीडोब्लास्ट के आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स ये यहाँ पे इसके हो गए, ये इसकी जो ये मेन बॉडी हो गई, है ना जी, ये मेन बॉडी हो गई। ये जो है अंदर जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये इसका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गया, जिसको मैं अपनी पेन से डार्क किया। अब मैं जो पेन से बना रहा हूँ ये इसकी माउथ हो गई, ये इसका माउथ हो गया। अपन ने जो स्टेटमेंट पढ़ा था कि माउथ इज प्रेजेंट इन हाइपोस्टोम अलॉन्ग विद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो ये जो था अपन ये माउथ हो गया और इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी माउथ के अंदर होंगी। समझने वाली बात है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो कैविटी जो रहती है अपने भी तो माउथ के अंदर ही रहती है ना। माउथ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर नहीं रह सकता, माउथ के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी रहती है। तो क्या अपन जब खाना खाते तो अपन खाना माउथ के माध्यम से फिर अपने पेट में डालते ना, या अपने पेट के अंदर अपना माउथ रहता, ऐसा नहीं। माउथ के
जिसके माध्यम से अपन खाना पेट के अंदर डालते। तो पहले गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एकदम अंदर आएंगी, फिर उसके बाद माउथ आएगा। और अब जो रीजन, अब तो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। अब ये जो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक और कलर का पेन मिल जाए मेरे को, बस एक सेकेंड। ये वाला जो मैं आपको पर्पल करके जो रीजन बता रहा हूँ, ये पर्पल कलर का रीजन जो आप देख सकते हैं अभी, ये वाला जो रीजन रहेगा, अभी जो मैंने पर्पल करके बताया, ये जो रीजन था ये हाइपोस्टोम था। ये रीजन जो था, ये रीजन आपका हाइपोस्टोम था, है ना जी। तो अपन ने क्या स्टेटमेंट पढ़ा कि द माउथ इज प्रेजेंट इन द हाइपोस्टोम अलोंग विद द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। द माउथ इज प्रेजेंट इन द हाइपोस्टोम अलोंग विद द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये अपन ने देख लिया है। तो अपन ने ये सिलेंट्रेट्स के अपन ने 5 पॉइंट देख लिए हैं। अब चलते हैं सिलेंट्रेट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पॉइंट्स देखते हैं। रिप्रोडक्शन के क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, उसके रिप्रोडक्शन के रिलेटेड बॉडी फॉर्म्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके पॉइंट देखते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट्स देखते हैं सिलेंट्रेट्स के बारे में। तो फेवरेबल मोड में अपन ने पिछले बार भी देखा था कि फेवरेबल मोड में पोरिफेरा भी आपका एसेक्सुअल मोड परफॉर्म करता है। तो सेम केस आपके सिलेंट्रेट्स के साथ भी होता है कि फेवरेबल मोड में ये एसेक्सुअल मोड परफॉर्म करता है, जैसे बडिंग, आपका बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, है ना जी। आपका ये सब 2 हो गए, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन ही है एनसीईआरटी में मेंशन। इसमें गेमेट फॉर्मेशन नहीं है मेंशन्ड, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ठीक है ना जी। एक और पॉइंट था कि ये मोर ओवर आपका समर इसके लिए एक फेवरेबल टाइम रहता है। सिलेंट्रेट्स के लिए आपका फेवरेबल टाइम कौन सा रहता है? समर का जो टाइम रहता है वो सिलेंट्रेट्स के लिए फेवरेबल टाइम रहता है। अपन इसके डायग्राम के माध्यम से बडिंग का आपको एक मैं बताना चाहता हूँ कि डायग्राम के माध्यम से सिलेंट्रेट्स या आपके निडारियास के अंदर आपकी बडिंग किस तरह से परफॉर्म होती है। एक सेकेंड, डायग्राम को जूम कर लिया मैंने। हाँ, आप देख सकते हैं बडिंग जो होती है एक तरह से एक अनइक्वल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रहती है। बडिंग जो रहती है वो एक तरह से अनइक्वल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रहती है, जिसमें आपका जो नया बर्ड बनता है और नया बर्ड से जो आपका एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो उसके पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है वो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से छोटा रहता है। आप देख सकते हैं कि भैया ये एक निडारिया है, यह एक आपका सिलेंट्रेटा है, या एक निडारिया है जिसके पास आपके ये ऐसे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, ये सब ऐसे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर ये बर्ड फॉर्मेशन हो गया, इसके पास ये ऐसा एक बर्ड फॉर्मेशन हो गया। बर्ड फॉर्मेशन के बाद ये जो बर्ड रहेंगे, ये बर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं इसमें ग्रोथ हुई है और साथ ही साथ इसमें टेंटेकल्स डेवलप हुई है, साथ ही साथ इसमें टेंटेकल्स डेवलप हुई है। मैच्योरेशन के बाद ये बर्ड जो है इतना ज़्यादा बड़ा बन जाएगा कि ये बर्ड जो है अपने पेरेंटल इसमें से निकल के एक अपने आप में एक नया वो बना लेगा जो बहुत ही साइज में छोटा रहता है, जो बहुत ही अपने साइज में छोटा रहता है कंपेयर टू द पेरेंटल बर्ड। इसलिए हम इसको अनइक्वल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रेगमेंटेशन जो रहता है एक इक्वल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है, जिसमें आपके दोनों के पेरेंटल और डॉटर के दोनों के साइज जो होते हैं वो एक समान रहते हैं, इक्वल रहते हैं। लेकिन जो आपकी बडिंग रहती है उसमें साइज अनइक्वल से रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन अगले पॉइंट की तरफ। यह टेंटैकल को ऑब्टेन करने हेतु फ्रेगमेंटेशन करता है। यह जो होता है आपका टेंटैकल्स को ऑब्टेन करने के हेतु से फ्रेगमेंटेशन करता है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टेंटैकल्स को ऑब्टेन करने हेतु किस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपका आंसर रहना चाहिए कि टेंटैकल्स को खास तौर पे ऑब्टेन करने हेतु वह आपका फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, आपका फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, ठीक है ना जी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि टेंटैकल को किस काम से वापरा जाता है। टेंटैकल्स को अपन ने देखा कि भैया टेंटैकल जो होते हैं इसके फूड को ऑब्टेन करने हेतु, लोकोमोशन यानी मूवमेंट हेतु और एंकोरेज के लिए भी ये काम आ जाता है। टेंटैकल्स को किस किस काम के लिए अपन वापरते हैं ये लोग? टेंटैकल्स को फूड को ऑब्टेन करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए और एंकरेज करने के लिए ये आपका टेंटैकल्स काम आता है। ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से आते हैं नीट में से आपको कंफ्यूज किए सकते हैं, यह रहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें वन जनरेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉलिप एंड द अदर जनरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ मेड्यूसा।
वन जनरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिप एंड अनदर जनरेशन इज द फॉर्म ऑफ द मेड्यूसा। लेकिन भाई ये पॉलिप और आपके मेड्यूसा क्या चीज रहती है? तो पॉलिप और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से सीधा जंप करते हैं बॉडी फॉर्म्स के अंदर। बॉडी फॉर्म्स क्या चीज रहती है? बॉडी फॉर्म्स जो रहते हैं आपके जो सिलेंट्रेट्स रहते हैं उसके कुछ दो प्रकार ही रहते हैं, जिसमें आपके दो सिलेंट्रेट्स के अंदर बॉडीज के कुछ दो प्रकार रहते हैं, या तो वो पॉलिप रह सकती है या तो वो मेड्यूसा रह सकती है, या तो वो पॉलिप की बॉडी रह सकती है या तो वो मेड्यूसा की बॉडी रह सकती है। पॉलिप क्या रहता है? पॉलिप इज अ सेसाइल यानी फिक्स्ड, सेसाइल यानी फिक्स्ड रहते हैं वो, जो उसकी जमीन से वो जुड़े हुए लोग रहते हैं, ठीक है ना जी। वह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रहते हैं, वे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रहते हैं, एसेक्सुअल रहते हैं और सेडिमेंट्री यानी जुने प्रकार के रहते हैं। सेडिमेंट्री रहते हैं यानी जुने रहते हैं, जुना जिसको अपन बोलते हैं ना, बहुत ही पुराने जमाने वाले, वो सेडिमेंट्री रहते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के रहते हैं और सेसाइल यानी फिक्स्ड रहते हैं, उसको हम पॉलिप कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम पॉलिप कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये है एडमेशिया। एडमेशिया जो होता है पॉलिप का एक आपका जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं इसके डायग्राम में कि ये जो है इसकी धरती से ये जुड़ा हुआ है, ये इसकी धरती से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है यानी बहुत जुना प्रकार का आदमी है। जो जुने जमाने के लोग थे अपने, इसको ऐसे याद रख सकते कि जुने जमाने के लोग थे वो बड़े ही डाउन टू अर्थ लोग थे, सादगी से जीवन जीते थे, बड़े ही आपके डाउन टू अर्थ थे, सादगी से जीवन जीते थे, जमीन से जुड़े हुए लोग थे, इसलिए वो सेडिमेंट्री लोग थे। इसलिए ये भी जो है आपका सेडिमेंट्री है क्योंकि ये भी आपका धरती से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, अगर आप देख सकते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आप एक सिलेंड्रिकल की तरह भी देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप एक सिलेंडर की तरह देख सकते हैं, ठीक है ना जी। आप इसमें एक और बात, आप क्या तीन बात नोटिस कर सकते हैं कि ये धरती से जुड़ा हुआ है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और आपका ये सेसाइल या फिक्स्ड है ना जी। चलिए, और सेसाइल और फिक्स होने के नाते फिर ये सेडिमेंट्री भी हो जाएगा। अपन ने देख लिया पॉलिप का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं अपन मेड्यूसा के बारे में, ठीक है ना जी। ये एनसीईआरटी का गिवन डायग्राम है जिसमें अपन देख सकते हैं ये यहाँ पे ये धरती से ऐसा जुड़ा हुआ रह सकता है। आपको ये डायग्राम दे देंगे और बताएंगे कि भैया पॉलिप कौन सा है, मेड्यूसा कौन सा। तो ये देखिए थे आपने डायरेक्टली आपने याद कर लेना चाहिए कि ये पॉलिप है। कैसे याद रख सकते हैं कि भैया इसका ये जो पार्ट अगर आप देख सकते हैं तो ये पी के जैसा बना रहा है, ये कुछ इस तरह से पी के जैसा बना रहा है, ऐसा है ना, ये कुछ पी के जैसा बना रहा है। तो पी के जैसा शेप बन रहा है तो इसकी पॉलिप में भी तो पी आ गया ना आपका, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अपन मेड्यूसा के बारे में देखते हैं। तो मेड्यूसा क्या रहती है? मेड्यूसा जो होती है पॉलिप के जैसा ही एक दूसरा बॉडी फॉर्म होता है, पॉलिप के जैसा ही एक आपके सिलेंट्रेट्स निडारियास के अंदर एक दूसरा बॉडी फॉर्म होता है जिसके अंदर आपका जो फ्री लिविंग रहती है, यह जो होती है फ्री लिविंग रहती है। फ्री लिविंग से मेरा क्या मतलब है? ये धरती से जुड़ी हुई नहीं रहेगी, ये धरती से एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगी, ये बहती रहेगी, ये कहाँ जाना चाहती है वहां जा सकती है, ठीक है ना जी। उसके बाद अगला आता है ये अम्ब्रेला की शेप की रहेगी। अम्ब्रेला यानी आपकी छतरी, बरसात वाली छतरी के एक शेप में रहेगी। ये बरसात वाली छतरी जो होती है उसके शेप में रहती है ना, उसके शेप में रहती है। ये आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाती है, ये आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाती है। ये जो होती है आपकी सेडिमेंट्री नहीं रहती, ये आपकी फ्री स्विमिंग रहती है। सेडिमेंट्री होती तो वो फिक्स्ड रहती, सेसाइल रहती, लेकिन यहाँ पे वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्री लिविंग है। तो फ्री लिविंग होगी तो फ्री स्विमिंग भी तो होगी ना, है ना जी। ठीक है, तो ये अपन ने मेड्यूसा के बारे में देख लिया। डायग्राम के माध्यम से अगर अपन देखें तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। ऑरिल्ला का एग्जाम्पल है अपने पास एनसीईआरटी में। ऑरिल्ला के एग्जाम्पल में उनका कहना ऐसा है कि भैया ऑरिल्ला जो होता है वो कुछ इस तरह से रहता है। ऑरिल्ला जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है जिसमें ये आपका एम अम्ब्रेला शेप आप देख सकते हैं, ये अम्ब्रेला के शेप के जैसा है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपने शादियों वाले अम्ब्रेला तो जरूर देखे होंगे, आप शादियों में गए होंगे तो शादियों में वो अम्ब्रेला किस तरह से रहते हैं, जो दूल्हे के ऊपर पकड़ा जाता है वो कुछ इस तरह से रहती है, कैसे एक छतरी रहती है बड़ी सी, उसको ऐसे 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 और फिर उसमें ऐसे कुछ तो लटकन ऐसे डेकोरेटिव ऐसी लटकन लटकी हुई रहती है ना जी। और फिर उसको ऐसे ही एक स्टिक रहती है पकड़ने की, है ना जी। तो ये भी कुछ इस तरह से कि इसको ऐसे ये लटकन लटकी हुई और ये अम्ब्रेला के जैसा इसको ऐसे ये उसके ये है क्या कहते हैं उसके रूप्स, उसके जो ऐसे कर्व बोलते हैं, लूप नहीं बोलेंगे, कर्व्स बने हुए, है ना जी। तो ये आप अम्ब्रेला के जैसा है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि एम फॉर मेड्यूसा, एम फॉर अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला में यू भी आता है, अम्ब्रेला में एम भी आता है, और मेड्यूसा में भी एम आता है। तो ये छोटी छोटी बातों से आप याद रख सकते हैं। मेड्यूसा के ऐसा आप इसको अगर समझो, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलिप के इसमें पी शब्द आया तो आप उसको पी फॉर पॉलिप, पॉलिप के जो डायग्राम था वो ऐसा ऐसा वाला, ऐसा ये वाला डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम था इसमें ये ऐसा, अगर आपको डायग्राम एनटीए में पूछा है, आपको नीट में पूछा, मॉक टेस्ट में पूछा, एमसीक्यू में पूछा, तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि भैया ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका पी अक्षर बना रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका ऐसा ये पी अक्षर बना रहा है, तो ये पी फॉर पॉलिप हो जाएगा, पी फॉर पॉलिप हो जाएगा। और अगर आपको ये इस तरह से डायग्राम दिया हुआ रहा, इस तरह से डायग्राम दिया हुआ रहा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बना रहा है, तो ये कुछ एम के जैसे दिख रहा है, तो एम भी तो ऐसा ही रहता है ना, एम ऐसा ही तो एम रहता है, तो ये एम से आप याद रख सकते हैं कि ये आपका मेड्यूसा है, ये आपका मेड्यूसा है। चलिए आगे बढ़ते, अब अपन पॉइंट पे चलते कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझने के लिए अपने को पॉलिप मेड्यूसा ये दो टर्म्स को समझना अत्यावश्यक था, बहुत ज्यादा जरूरी, इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, तो one generation is in the form of polyp, the other generation is in the form of medusa। एक जनरेशन जो होता है पॉलिप के फॉर्म में रहता है, उसका अगला जनरेशन उसके मेडुसा के फॉर्म में रहता है। अगर दादा पॉलिप था तो बेटा उसका मेडुसा रहेगा, अगर बेटा मेडुसा था तो उसका पोता जो रहेगा पॉलिप रहेगा, अगर पॉलिप आपका पोता पॉलिप था तो पर पोता जो था उसका वो मेड्यूसा रहेगा। ये जो रहेगा ये ऐसा चलता जाएगा, चलता ही रहेगा, ठीक है ना जी। किस तरह से कि अगर आपको पॉलिप से मेड्यूसा बनना है तो आपको ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर पॉलिप ने ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, आपके पॉलिप कभी भी ए सेक्सुअल मोड ही परफॉर्म करता है, उसमें सेक्सुअल मोड रहता ही नहीं है। पॉलिप ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करके जो उसका जो अगला ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आपका मेड्यूसा के फॉर्म में रहेगा। ए सेक्सुअल मोड से जो उसका ऑफस्प्रिंग बनता है वो उसका मेड्यूसा रहता है। लेकिन मेड्यूसा से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा, मेड्यूसा द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके जो उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा वो रहेगा वो पॉलिप, वो रहेगा पॉलिप। और ये सब चीजों को क्या कहते हैं, ये सब चीजें किस फिनोमिना से हो रही है, इस फिनोमिना को कहते हैं मेटाजेनेसिस। इस फिनोमिना को कहते हैं हम मेटाजेनेसिस। जब पॉलिप के अंदर मेटाजेनेसिस होती है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से मेड्यूसा बनाता है। जब मेड्यूसा के अंदर मेटाजेनेसिस के माध्यम से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो पॉलिप बनाता है, आपको मेटाजेनेसिस ये टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ याद रखना पड़ेगा। किस तरह से याद रख सकते हैं, पैम और एमएसपी, पैम एमएसपी, है ना जी, कि पॉलिप एसेक्सुअल मेड्यूसा सेक्सुअल पॉलिप, एसेक्सुअल मेड्यूसा सेक्सुअल पॉलिप, पैम एमएसपी आपको याद रखना पड़ेगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रिक है पैम एमएसपी, यानी पॉलिप आपका पैम एमएसपी, पॉलिप एसेक्सुअल मेड्यूसा और मेड्यूसा सेक्सुअल पॉलिप। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और किस प्रोसेस के इससे होता है, ये मेटाजेनेसिस के होता है, और इस पूरे फिनोमिना को अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, है ना जी। अब इसमें एक कैच है, इसमें ये कैच क्या है भैया, कि भैया ये जो होता है सिर्फ दो ही लोग दिखा सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बॉडी फॉर्म तो सभी में होता है, लेकिन बॉडी फॉर्म को बदलाव अपने हर जनरेशन में उस बॉडी फॉर्म को अल्टरनेट करना ये दो ही लोग दिखा सकते हैं। सिर्फ ऑब्लिया और पॉलिप जो होते हैं मेटाजेनेसिस दिखाते हैं, दैट इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव वेरिएशन। ओनली ऑब्लिया एंड पॉलिप शो मेटाजेनेसिस, दैट इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस रिप्रोडक्टिव वेरिएशन। यानी सिर्फ ऑब्लिया और पॉलिप ही मेटाजेनेसिस कर सकते हैं, जिससे वह रिप्रोडक्शन के वेरिएशंस दिखा सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के माध्यम से, है ना जी। तो ये अपन ने सिलेंट्रेट्स का देख लिया। सिलेंट्रेट्स के अपन ने डायग्राम भी देख लिए जो एनसीईआरटी में गिवन थे, अपन ने उसके सारे पॉइंट्स देख लिए। अपन ने उसके जो एग्जांपल्स है, उसके एग्जांपल्स जो रहेंगे उसके लिए हमने जैसे पिछले वीडियो में भी बोला था कि एग्जाम्पल जो रहेंगे पूरे एनिमल किंगडम के साथ में किए जाएंगे, जिसमें हम आपको उसकी ट्रिक बता देंगे। लेकिन फिर भी हमने वीडियो में आपको डायग्राम के माध्यम से उसके एग्जाम्पल बता दिए थे, जैसे कि एग्जाम्पल एडमेशिया हो गया आपका, ऑरिल्ला हो गया, ठीक है ना जी। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भैया आपका सिलेंट्रेट्स के आगे आता जो टीनोफोरा है,
एक्टिनोफोरा के बारे में अपन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर, कमेंट्स कीजिएगा। लाइक शेयर से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट्स करें, कमेंट एंगेज करें, आप लोग डाउट्स पूछें, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके मन में शंका नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ तो शंका आ ही रही होगी। कृपया करके पूछिए, क्योंकि पूछने में कोई पैसा लगता नहीं है कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।